किसी भी देश की आज़ादी की कहानी कभी भी सीधी साधी नहीं होती है ना। इसमें कई मोड़ होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं होती हैं और अनगिनत कुर्बानियां। तो आज चलिए भारत की आज़ादी के इन्हीं अलग अलग और कभी कभी एक दूसरे से बिल्कुल जुदा रास्तों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है, क्या भारत की आज़ादी सिर्फ शांति और अहिंसा से मिली, या फिर युद्ध और हथियारों की भी इसमें उतनी ही बड़ी, उतनी ही जरूरी भूमिका थी? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जरा इतिहास में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हमारी कहानी की शुरुआत किसी जंग से नहीं बल्कि व्यापार से होती है। अंग्रेज भारत में कोई तलवार लेकर नहीं आए थे, नहीं, वो तो एक व्यापारी बनकर आए थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि अंग्रेजों की मौजूदगी कितनी पुरानी थी। देखिए, 1613 में सूरत में उनकी पहली फैक्ट्री लगी, फिर 1633 में पूर्वी भारत में, और 1717 तक आते आते तो मुगल बादशाह ने उन्हें व्यापार में इतनी बड़ी छूट दे दी। मतलब एक सदी से भी ज्यादा समय में इस कंपनी ने अपनी आर्थिक जड़ें भारत में बहुत बहुत गहरी कर ली थीं। लेकिन जब व्यापार की शक्ति राजनीति में बदलने लगी तो भारत की जनता चुप नहीं बैठी। उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया और यहीं से शुरू हुआ आज़ादी का पहला बड़ा जन आंदोलन। और इस आंदोलन की चिंगारी भड़की साल 1905 में। उस वक्त के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान कर दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसने, आप समझिए, पूरे देश में गुस्से की एक लहर दौड़ा दी। अच्छा, अंग्रेजों ने दुनिया को क्या बताया? उन्होंने कहा कि भाई बंगाल बहुत बड़ा है, प्रशासन चलाने में मुश्किल हो रही है, इसलिए बांट रहे हैं। लेकिन असली मकसद कुछ और ही था। असल में ये उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी। वे हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करके राष्ट्रवाद की इस बढ़ती आग को बुझा देना चाहते थे। इस बंटवारे के जवाब में भारतीयों ने एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका अपनाया, स्वदेशी आंदोलन। इसका मतलब था ब्रिटिश सामानों का पूरी तरह से बहिष्कार करना और सिर्फ भारत में बनी चीजों का इस्तेमाल करना। यह सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये अपनी आर्थिक आज़ादी और अपने स्वाभिमान को वापस पाने की एक जबरदस्त कोशिश थी। स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी विचार सामने आ रहा था, और इस विचार को भारत लेकर आए महात्मा गांधी। ये जो तस्वीर है ये 1917 में बिहार के चंपारण की है। यहीं पर महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का इस्तेमाल किया। सत्याग्रह यानी बिना हिंसा के सच पर डटे रहकर अपनी बात मनवाना। ये भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। तो चंपारण में आखिर समस्या क्या थी? वहां के किसानों को तिनकठिया सिस्टम के तहत अपनी ही सबसे उपजाऊ जमीन पर नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था। उन्हें मजदूरी ना के बराबर मिलती थी, ऊपर से उन पर तरह तरह के अवैध करों का भारी बोझ था। उनकी हालत सच कहूं तो बेहद दयनीय थी। और गांधी जी के इस शांतिपूर्ण आंदोलन का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। 1918 का चंपारण कृषि कानून पास हुआ, जिसने इस शोषण भरी व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये पहला बड़ा सबूत था कि अहिंसा में वाकई कितनी ताकत है। लेकिन जैसे जैसे ये विरोध बढ़ता गया, ब्रिटिश सरकार का दमन भी और क्रूर होता चला गया। और इसके बाद जो हुआ वो भारतीय इतिहास का एक बेहद काला, एक बेहद दुखद अध्याय है। साल 1919 में सरकार एक नया कानून लेकर आई, रॉलेट एक्ट। ये एक काला कानून था जो अंग्रेजों को ये अधिकार देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। इसका सीधा सीधा मकसद था राजनीतिक गतिविधियों को कुचलना। अब जब इस काले कानून के तहत पंजाब के 2 बहुत बड़े नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। जाहिर है वो इसका विरोध करने वाले थे। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का। बैसाखी का त्योहार था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब थे। वे सभी अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांति से विरोध करने के लिए वहां आए थे। और तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचता है। बाग से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, उसे बंद कर दिया गया और फिर उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया गया। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन माना जाता है कि 1000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। इस एक घटना ने, इस हत्याकांड ने
पूरे देश को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इस क्रूरता ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सिर्फ अहिंसा से आजादी मिल सकती है। और यहीं से एक दूसरे रास्ते का उदय हुआ, एक ऐसा रास्ता जिसका मानना था कि स्वतंत्रता केवल सशस्त्र संघर्ष से ही जीती जा सकती है। और इस विचारधारा का सबसे बड़ा चेहरा बने सुभाष चंद्र बोस। उनका ये नारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, गांधी जी के अहिंसक रास्ते से बिल्कुल अलग था। उनका साफ मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसे छीनना पड़ता है। तारीख थी 21 अक्टूबर 1943। सिंगापुर के एक सिनेमा हॉल से नेताजी बोस ने एक ऐसी घोषणा की जिसने इतिहास रच दिया। आजाद हिंद सरकार की स्थापना। ये विदेशों में बनी भारत की अपनी सरकार थी और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना। और ये सिर्फ नाम की सरकार नहीं थी। अरे, इस आजाद हिंद सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी, अपने डाक टिकट थे, यहां तक कि अपना राष्ट्रगान और जय हिंद का नारा भी था। इसे जापान और जर्मनी समेत 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। मतलब यह हर तरह से एक असली सरकार की तरह काम कर रही थी। इस सरकार की अपनी सेना भी थी, आजाद हिंद फौज। जापानी सेना की मदद से इस फौज ने बर्मा के रास्ते भारत पर हमला किया और इम्फाल तक पहुंचने में कामयाबी भी हासिल की। ये अंग्रेजी हुकूमत पर एक सीधा सैन्य प्रहार था। हाँ, ये बात सच है कि खराब मौसम और संसाधनों की कमी की वजह से ये अभियान सफल नहीं हो सका। लेकिन आजाद हिंद फौज के साहस और उनके बलिदान ने भारत में क्रांतिकारियों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। उनकी लड़ाई भले ही उस वक्त हार गई हो, लेकिन उनकी विरासत अमर हो गई। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, है ना? मंजिल एक ही थी, भारत की आज़ादी, पर रास्ते बिल्कुल अलग। एक तरफ महात्मा गांधी की अहिंसा की जबरदस्त ताकत, तो दूसरी तरफ नेताजी बोस के सशस्त्र संघर्ष का जुनून। तो क्या कोई एक रास्ता दूसरे से ज्यादा जरूरी था, या फिर सच ये है कि इन दोनों ही अलग अलग धाराओं ने मिलकर आज़ादी की वो शक्तिशाली नदी बनाई जिसके बहाव में अंग्रेजी साम्राज्य टिक नहीं सका? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है।